गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 अप्रैल के करंट अफेयर। सबसे पहले हम सबको पता है कि हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हैं। तो सफलता वो जगह है जहां पर जाने के लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी और अवसर भी देखना पड़ेगा और अवसर को पहचानना पड़ेगा और उसके बाद सफलता की राह पर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक एग्जाम, एक परीक्षा आपके लिए अवसर है। उस अवसर को पहचानिए और उसके बाद अपनी तैयारियों में लग जाइए। जब आप अवसर को पहचान लेंगे और तैयारियों में लग जाएंगे तो सफलता एक दिन निश्चित ही आपको आपके सामने मिलती हुई दिखने लगेगी। तो इसी के साथ में दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अपने मौके का फायदा उठाना सीखिए, अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए। और उसके साथ ही मैं आज स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, क्या है ये जान लेते हैं। तो देखो, जो मलेरिया है, हम सब सुनते हैं कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से हो जाता है। बट वो कौन सा मच्छर है? तो मादा मच्छर है जिसका नाम है एनोफिलीज। जब वो काटती है और उसके अंदर अगर एक परजीवी जिसको बोलते हैं प्ला प्लाज्मोडियम पैरासाइट, अगर ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट उसके अंदर है, उस मादा मच्छर के अंदर है जिसका नाम है एनोफिलीज, और वो मादा मच्छर जब किसी मनुष्य को काटती है तो मलेरिया फैलने लगता है। क्योंकि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसकी वजह से ही जो मलेरिया है वो होता है मनुष्यों में। ठीक है ना? तो देखिए, इसीलिए इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, इस गंभीर और जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, मच्छरों से किस तरीके से दूर रहा जा सके, इन सब विषयों के बारे में इस दिन को मनाया जाता है विश्व मलेरिया डे के रूप में, यानी वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 60th नंबर की, यानी 60 नंबर की, जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी तो उसमें 25 अप्रैल को इस दिन को मनाने के लिए डिसाइड किया गया था। ठीक है ना? और उसके बाद से ही 2007 में ऐसा करा गया था और उसके बाद से ही 2008 से हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाने लगा था। अब हम बात कर रहे हैं विश्व टीकाकरण सप्ताह के बारे में, जो हर साल अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होता है उस सप्ताह में, यानी उस वीक में मनाया जाता है। तो अभी 24 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, तो इस साल 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मनाया जाएगा ये सप्ताह। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो द बिग कैचअप, द बिग कैचअप के साथ विश्व टीकाकरण सप्ताह या प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। स्पेशली जैसा टीकाकरण नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि टीका लगाया जाता है रोगों से बचने के लिए, जानलेवा रोगों से की रोकथाम के लिए और उनसे बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो इस विषय में, टीकाकरण के विषय में जानकारी के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ही ये वीक मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी WHO के द्वारा। देखिए, सबसे पहले 2011 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के द्वारा इस ग्लोबल एफर्ट को बढ़ाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, जानकारी देने के लिए लोगों के बीच में डिसाइड किया गया था कि 2011 में डिसाइड किया गया था कि हर साल अप्रैल में मनाया जाएगा। ये अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है उसमें मनाया जाएगा। और उसके बाद पहली बार 2012 में अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया गया था विश्व टीकाकरण सप्ताह। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव डे के बारे में या इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे के बारे में, जो हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करी गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद में पहली बार जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं उनकी मीटिंग हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। तो उस सम्मेलन की याद में ही ये डे सेलिब्रेट करा जाता है। और आज के टाइम में जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधियों की क्या भूमिका है, उनके क्या काम है, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये डे सेलिब्रेट करा जाता है। देखिए, जब मीटिंग हुई थी 25 अप्रैल को 1945 में, तो उस समय 50 देश थे प्रतिनिधि के रूप में जो शामिल थे संयुक्त राष्ट्र के, जिन्होंने इस बारे में बात करा कि किस तरीके से हम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी दुनिया को पीस के साथ, यानी शांति के साथ कैसे रख सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं
और जो युद्ध के बाद जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं उसके लिए क्या क्या काम किया जा सकता है, इन विषयों पर उन्होंने बात करी थी। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यानी जो महासभा है उसने ये डिसाइड किया था 2 अप्रैल 2019 को कि हर साल जो है 25 अप्रैल को इंटरनेशनल डे या इंटरनेशनल डे ऑफ डेलीगेट्स के रूप में मनाया जाएगा पूरी दुनिया में। तो इसी वजह से ही 2020 से ये पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा था 25 अप्रैल को इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव डे। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल। पहले शब्दों को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा कि शब्द क्या कहना चाहते हैं हमसे। देखो, पूरी दुनिया में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है, साथ में इकोनॉमिकल कंडीशन अलग है, ग्रोथ अलग है ना। सबकी समस्याएं अलग अलग है। कोई विकसित देश है तो कोई विकासशील देश है तो कोई अल्प विकसित देश है, यानी अभी डेवलप कर रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल या तो कुछ बिल्कुल अनडेवलप्ड है। तो सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, समस्याएं अलग अलग हैं और जो सुविधाएं हैं वो भी अलग अलग हैं। तो इन चीज़ों से किस तरीके से पूरी दुनिया को एक किया जा सके, पूरी दुनिया में शांति को लाया जा सके और किस तरीके से कूटनीतिक संबंधों को इतना स्ट्रॉन्ग किया जा सके कि पूरी दुनिया शांतिपूर्ण ढंग से विकसित हो सके। तो इन्हीं बातों को महत्व देने के लिए ही शांति के लिए कूटनीतिक के दिन के लिए हर साल 24 अप्रैल को शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा रोल है किसका, हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका, और साथ में उसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती हैं पूरी दुनिया में, उनका बहुत बड़ा रोल है पूरी दुनिया में शांति को बनाए रखने के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पहली बार ऐसा कब किया गया था, यानी ये डे सेलिब्रेट कब करा गया था। तो देखिए, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र का एक प्रतिनिधि देश है जिसका नाम है अजरबैजान, उसके द्वारा 2018 में संयुक्त राष्ट्र के लिए इस दिन को मनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। और उसके बाद 12 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक रिजोल्यूशन पास किया और उसके द्वारा ही 24 अप्रैल को हर साल शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के बारे में बात की। तो जब 2018 में कोई चीज पारित हुई है तो पहली बार कब मनाया गया, तो 2019 में मनाया गया होगा। तो पहली बार ये डे कब मनाया गया था, 24 अप्रैल 2019 को। अब हम मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि मणिपुर जो है हमारा हमारा जो इंडिया है उसके पूर्वी हिस्से में स्थित है। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह है। तो देखो, मणिपुर में हम सबको पता है कि अंग्रेजों का शासन था आजादी के पहले। तो मणिपुर में ही औपनिवेशिक शासन के दौरान की एक घटना है जिसको हम कहते हैं एंग्लो मणिपुर युद्ध। ठीक है ना। और ये कहाँ पर हुआ था, तो 1891 में मणिपुर का एक जिला है थौबल जिला, वहां के खुंगजोम में हुआ था। और इसमें बहुत सारे जो मणिपुरी जो नागरिक थे या मणिपुर से रिलेट करने वाले जो सैनिक थे, उन्होंने बहादुरी के साथ युद्ध करा था अंग्रेजी सेना से और वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उनकी ही याद में उनकी उनकी जो वीरता है उनको सलाम करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए हर साल मणिपुर में 23 अप्रैल को मणिपुर का खुंगजोम दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। इसके इतिहास के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, 1891 में हुआ था और सैनिकों ने बहादुरी के साथ युद्ध करा था और बहुत सारे शहीद हुए थे। तो उनकी याद में ही मनाया जाता है। इस दिन को मणिपुर की हिस्ट्री में उसकी संस्कृति के लिए, उसकी परंपरा के लिए भी सेलिब्रेट करा जाता है। मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं तो भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जैसा कि हम सबको पता है। इसका गठन हुआ था 1972 में। इसकी जो राजधानी है और सबसे बड़ा इसका शहर भी है वो इम्फाल है। यहाँ पर जिले अगर आप देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो 16 जिले हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। ठीक है। विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं यहाँ के। राज्यसभा के लिए 1 सीट यहाँ से जाती है और लोकसभा के लिए 2 सीट यहाँ से चुनी जाती है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जो जल संरचनाओं की जनगणना करा रही है। और ये बागबानी जो योजना चलाई गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, उसी के तहत जल संरचनाओं की जनगणना कराई जा रही है। यानी जल संरचनाओं का मतलब है कि नदी,
तालाब या झील, इस तरीके की संरचनाएं सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाई जाती हैं? तो जब ये जनगणना करी गई तो देखा गया कि भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ऐसी जल संरचनाएं पाई जाती हैं, और इसके अलावा सबसे कम कहाँ पर पाई जाती हैं ऐसी जल संरचनाएं? तो सिक्किम में पाई जाती हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा यानी कि 97.1% का जो एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है जल संरचनाओं का, और सबसे कम यानी 2.9% का जो एरिया है वो शहरों में पाया जाता है जल संरचनाओं का। अच्छा, अगर रैंकिंग के बारे में बात करें तो टॉप 5 स्टेट हैं जहां पर सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज पाई गई हैं। तो वेस्ट बंगाल में पाई गई हैं, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा और फिर आसाम। ठीक है, और लगभग ये पांचों मिलके पूरे देश की जो वाटर बॉडीज है उनका 63% का एरिया कवर करती हैं। अब एशिया पैसिफिक मलेरिया लीडर्स कॉन्क्लेव 2023 के बारे में बात कर रहे हैं, जो 24 अप्रैल को नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है ना, और इसमें स्पेशली जो बात करी गई है वो मलेरिया से मुक्त कराने के लिए जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र हैं उसमें किस तरीके से काम किया जाए, इसके विषय पर बात करा गया है। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वी.के. पाल, उनके द्वारा अध्यक्षता करी गई है। एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस, देखिए इसको अपनाया गया था नवंबर 2014 में, और इसका एक मोटिव रखा गया था, एक लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य क्या था कि 2030 तक जो एशिया पैसिफिक वाला क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से मलेरिया मुक्त कर दिया जाएगा, और इसके लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी, जिस भी तरीके का काम किया जाएगा, उन सभी बातों के बारे में चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस। ठीक है, खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु केरल ने एक पंचायत एक खेल का मैदान कार्यक्रम शुरू करा है। इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले केरल के बारे में मैं आपको बता दूं कि केरल की जो गवर्नमेंट है वो नए नए आइडियाज लेकर आती रहती है, जैसा कि हम देखते हैं। और इसी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि केरल की गवर्नमेंट, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन जी हैं। उन्होंने एक ऐसी परियोजना लाई है जिसमें एक पंचायत एक खेल का मैदान, यानी जो एक पंचायत है उसके पास खुद का एक खेल का मैदान होगा, ये परियोजना लाई गई है। और इसके लिए 450 स्थानीय निकायों में गुणवत्ता वाले खेल के मैदानों की कमी को दूर किया जाएगा। ठीक है, और पहले चरण में इन्होंने बोला है कि पहले चरण में 113 पंचायतों की जो लिस्ट है वो तैयार की गई है, जहां पर 3 साल के अंदर खेल के मैदानों को बना दिया जाएगा केरला के अंदर। अच्छा, इस परियोजना की स्टार्टिंग इन्होंने कर दी है, और इस परियोजना के तहत उन्होंने, यानी जो हमारे पिनराई विजयन जी हैं, उन्होंने सबसे पहले एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना के तहत कल्लीकड़ कल्लीकड़ में ये परियोजना स्टार्ट करी है 19 अप्रैल को। ठीक है, अब देखो इसकी फंडिंग कहाँ से की जाएगी। तो इसमें बोला गया है कि जो फंडिंग की जाएगी वो जो एमएलए का जो बजट दिया जाता है, इसके अलावा जो लोकल बॉडी फंड्स हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके तहत इसकी फंडिंग करी जाएगी। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मैराथनों में से एक लंदन मैराथन में केल्विन किप्टम ने रिकॉर्ड बनाया है। कैप्टन केल्विन किप्टम के बारे में बात करें तो ये सिर्फ 23 साल की है, और कीनिया से रिलेट करती हैं। कीनिया की एक एथलीट है ये, है ना। तो यानी केनियाई एथलीट हैं, और इन्होंने लंदन मैराथन में जीत हासिल करी है। इन्होंने 2 घंटे 1 मिनट और 25 सेकंड के साथ कोर्स रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है। केन्याई एथलीट हैं जिनका नाम है केल्विन किप्टम। केल्विन किप्टम सेट्स रिकॉर्ड एट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस मैराथन, द लंदन मैराथन। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? केनरा बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो केनरा बैंक ने पार्टनरशिप करी है रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के साथ में, और इसके साथ में ही केनरा बैंक ने एक सर्विस लॉन्च करी है जिसको बोला है न्यू कस्टमर फ्रेंडली सर्विस, और इसका नाम क्या दिया है? डिजिटल सबमिशन ऑफ फॉर्म 15G/15H। ये फॉर्म किस लिए लाया जा रहा है? तो
कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। हम सबको पता है कि ब्याज पर जो आय होती है उसके लिए टीडीएस की कटौती करी जाती है। तो टीडीएस की कटौती के लिए फॉर्म भरा जाता है और उसको बैंक में जमा करा जाता है। तो जो 15G फॉर्म है वो किसके लिए होता है? वो व्यक्तियों के लिए होता है। और जो फॉर्म 15H होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है और इसमें हमें अपने पैन का इंफॉर्मेशन भी देना होता है। तो अब इसी इसी फॉर्म के तहत केनरा बैंक जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है उसको बढ़ाने का काम करेगी इस साझेदारी के द्वारा, यानी ये जो टाई अप करा गया, पार्टनरशिप करी गई है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ में। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी संस्था है ना, जो स्पेशली नए विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से। देखिए अब हम बात कर रहे हैं विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, जिसमें भारत ने 6 पायदान की छलांग लगाई है और अब भारत 38 नंबर पर पहुंच गया है। पहले भारत किस पर था? 44 नंबर पर था। तो 2023 की जो रैंकिंग आई है विश्व बैंक के द्वारा, उसमें 139 देशों में भारत का जो स्थान है वो 38 स्थान पर है। और पहले कितने नंबर पे था? तो पहले 44 नंबर पे था। इसमें जो चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, जिन चीजों को देखा जाता है वो क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा जाता है, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट देखा जाता है, टाइम लाइंस देखा जाता है, इसके अलावा ट्रैकिंग और ट्रेसिंग है ना, और डिजिटलीकरण में क्या काम किया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर ही ये रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाती है विश्व बैंक के द्वारा। लॉजिस्टिक इंडेक्स में जैसा कि हम देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर, सेकंड नंबर पे फिनलैंड और थर्ड नंबर पे जर्मनी है। विश्व बैंक के बारे में बात करें, जिसकी स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा। इसके संस्थापक जॉन मेर्नॉडकिंस और हैरी डेक्स्टर वाइट थे। इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो डेविड माल्पा है। जो विश्व बैंक काम करती है, इसके साथ वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्षेत्रीय विकास बैंकों के साथ मिलकर काम करती है। अच्छा, अब हम प्रॉपर तरीके से बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में। देखो, विश्व बैंक की स्थापना ही इस पर्पस के साथ किया गया था कि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर उसमें गरीबी है तो उस गरीबी को खत्म करने के लिए फाइनेंशियली उनकी हेल्प करे और टेक्निकली उनकी हेल्प करे। इसके लिए विश्व बैंक की 2 संस्थाएं काम करती हैं। पहली संस्था का नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम IBRD कहते हैं, और IBRD का नाम हम दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं, किसी न किसी न्यूज में आता रहता है। और दूसरी संस्था है विश्व बैंक की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी IDA। इनकी सहायता से ही अनुदान प्रदान किया जाता है, टेक्निकली हेल्प करी जाती है, जिससे कि गरीबी को कम किया जा सके। लीगो इंडिया ग्रेविटेशनल वेब डिटेक्टर, ठीक है, ये एक प्रणाली है, ये एक लैब है जिसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इस तरीके का पहला लैब या पहला केंद्र बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। 2600 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये स्पेशली गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है, एक परियोजना है और इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए 2030 तक इसको बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी जहां पर मेगा साइंस प्रोजेक्ट में काम किया जाएगा और स्पेशली यूएस के सहयोग से अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए उन्नत लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया जाएगा। कमीशनिंग और संयुक्त वैज्ञानिक संचालन भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं, क्या चीज है ये देखते हैं, डिटेलिंग में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो लीगो क्या है, पहले तो ये जान लो। लीगो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एक लैब है, एक प्रयोगशाला है जो स्पेशली गुरुत्वाकर्षण बल पर काम करती है ना, और साथ में ही खगोल विज्ञान या जो हम खगोल विज्ञान से रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसके ऊपर अध्ययन करने का काम करा जाता है। तो ये भारत में बनाया जाएगा, भारत के महाराष्ट्र में एक गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला या प्रयोगशाला के रूप में बनाया जा रहा है, जिससे कि हमारे देश के जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको नए नए आइडियाज सोचने के लिए,
प्रयोगशाला में रिसर्च करने का मौका मिल सके और अपनी अपनी सोच को विकसित करने के लिए और खगोल विज्ञान के विषय में जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए सैद्धांतिक रूप से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने फरवरी 2016 में ही इसकी मंजूरी दे दी थी कि इस तरीके की कोई वेधशाला बनाई जाएगी और उसको प्रेजेंट में अभी विथ फाइनेंस के साथ में मंजूरी दे दी गई है, जगह भी डिसाइड कर दी गई है और अब इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा और 2030 तक इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता किया गया है। लीगो इंडिया ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर कैबिनेट नोट, ओके, यानी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लीगो इंडिया के महत्व के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि खगोल भौतिकी यानी स्पेशली एक तरीके से इनहेंस किया जाएगा ग्लोबल कैपेसिटी के फील्ड में ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, यानी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में काम किया जाएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटीज को बढ़ाई जाएंगी। भारत के यूथ जो हैं उनको रिसर्च करने के लिए और उनके करियर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, उनको टेक्निकली और साइंस के फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करा जाएगा। अच्छा, इसमें देखो लेज़र, ऑप्टिक्स, वैक्यूम, क्वांटम मेट्रोलॉजी और कंट्रोल सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के बारे में बात किया जाएगा। देखिए, रणधीर ठाकुर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। यानी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं, तो रणधीर ठाकुर जी बन गए हैं। अगर TEPL यानी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो इसका प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के कृष्णागिरी में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु के कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, अप्रैल के महीने में जो नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अप्रैल और मार्च के महीने में जो नियुक्तियां हुई हैं स्पेशली, तो विशाल कावंती भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं। अंशुमन सिंघानिया को ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। संजय अग्रवाल MD और CEO बने हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं अपरेश कुमार सिंह को। अमित क्षत्रिय बने हैं नासा के चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में। राजीव के मिश्रा PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। नीरज निगम RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं। सुधा शिव कुमार को फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। केनिची उमेदा को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का MD बनाया गया है और कलिकेश नारायण सिंह देव को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। सुब्रमण्यम को UK की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर बनाया गया है। अलेक्जेंडर सेफ्रिन UEFA के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नाटो के जो देश हैं और नाटो के जो सहयोगी हैं उनके साथ में मिलकर लगभग 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने इस अभ्यास में भाग लिया है। और ये प्रतिभागी कितने देशों से संबंधित थे, तो 38 कंट्रीज से रिलेट करते हैं ये। देखो, नाटा के द्वारा एक साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन करा जा रहा है जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो तेलिन में आयोजित किया जा रहा है। इसकी होस्टिंग करी जा रही है तेलिन में। तेलिन कहाँ है, तो तेलिन जो है एस्टोनिया में है। स्पेशली ये जो साइबर डिफेंस किया जा रहा है, एक्सरसाइज करी जा रही है, साइबर से रिलेटेड जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए, साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, और जो साइबर अटैक हो रहा है उसको किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के रोका जा सकता है, इसलिए करा जा रहा है। देखिए, अब हम नाटो के बारे में बात कर रहे हैं। नाटो यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसके संस्थापक देश कौन से हैं, तो USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा और इटली है। मुख्यालय इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में मिलेगा और महासचिव इसके कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं।
एंटालिया में आयोजित जो आर्चरी वर्ल्ड कप है उसमें भारत ने 4 पदक जीता है। वो देख लेते हैं किसमें किसमें जीता गया है। तो गोल्ड मेडल जीता है ज्योति सुरेखा वेनम ने फीमेल इंडिविजुअल कंपाउंड में। ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवताले ने गोल्ड मेडल जीता है कंपाउंड मिक्स्ड टीम के लिए। अतानु दास, धीरज बोम्मा देवरा और तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व टीम में सिल्वर मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है धीरज बोम्मा देवरा ने मेल इंडिविजुअल रिकर्व में। ठीक है। India won 4 medals in Archery World Cup 2023 held in Antalya. नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिनका नाम है पीयूष गोयल। इन्होंने 49th नंबर एडिशन को अटेंड करा है। किस चीज के लिए? इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड। कहाँ पर हुए हैं ये? मुंबई में हुए हैं, 23 अप्रैल को हुए हैं और इसको अटेंड करा गया है पीयूष गोयल के द्वारा, जिसमें 28 जो निर्यातक हैं, जो फैसिलेटर्स हैं जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उनको सम्मानित किया गया है। अच्छा, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1966 को करी गई थी कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत। देखिए, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जब स्थापना करी गई थी 1966 में, उसके बाद 1998 में इसको ऑटोनोमस ग्रांट कर दिया गया था। ठीक है ना, पहले ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत थी और उसके बाद 1998 को इसको ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसको स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके और भी रीजनल ऑफिसेज हैं न्यू दिल्ली में, कोलकाता, चेन्नई, सूरत और जयपुर में। भारत और गुयाना के बीच में एक हवाई सेवा समझौता हुआ है और उस पर हस्ताक्षर हुआ है 22 अप्रैल को। और जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो गुयाना की यात्रा पर थे, 3 दिन की यात्रा पर थे। ठीक है, तो इसी अवसर पर ही जो गुयाना के लोक निर्माण मंत्री हैं जिनका नाम है बिशप जुआन एडगिल और गुयाना में भारत के उच्चायुक्त है के श्रीनिवास, तो इनके बीच में एक समझौता हुआ है और उस समझौते पर हस्ताक्षर करा गया है और समझौता है हवाई सेवा समझौता, यानी हवाई सेवाओं को बढ़ाने के लिए वैश्विक एयरलाइन बाजार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई सेवाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये समझौता करा गया है दोनों देशों के बीच में, यानी भारत और गुयाना के बीच में। इस सेशन में इतना ही साथियों। आई होप कि मेरे द्वारा जो सेशन किया जाता है आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। आपके लाइक करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुझे मेहनत करने की हिम्मत भी आती है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको बेल आइकन के माध्यम से ही आप तक पहुँच पाएगा। और साथ में ही जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो PDF है उसको इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में हम टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर रहे हैं, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो नोट्स भी वहां से जाकर प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर कल मुलाकात होगी 26 अप्रैल 2023 की करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, हंसते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।